हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 8 विज्ञान विषय के बोर्ड परीक्षा पेपर 2025 को डिस्कस करेंगे। आपकी बोर्ड परीक्षा का पेपर बिल्कुल इसी पैटर्न पर आएगा और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस पेपर में से कई सारे प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा के पेपर में निश्चित रूप से छपेंगे। तो आप सभी प्यारे विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है कि इस पेपर को अच्छे से सॉल्व कर ले और अच्छे से एक एक प्रश्नों को याद कर ले ताकि आपकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी में चार चांद लग जाए। तो चलिए क्लास हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने कुछ निर्देश दिए गए हैं। सबसे पहला प्रश्न संख्या 1 से लेकर 8 तक आपके सामने वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, यानी एमसीक्यू वाले प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न आपका 1 नंबर का है। देखें, पहला प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है, वो है कि निम्न में से रबी की फसल कौन सी है। आप सबको पता है सर्दियों के मौसम में बोई जाने वाली जो फसल होती है वो रबी की फसल होती है। तो मक्का, धान, चना और सोयाबीन, तो जो चना है वो आपकी रबी की फसल है। आगे, भारत का प्रथम आरक्षित वन क्षेत्र कौन सा है? तो भारत का सबसे पहला आरक्षित वन क्षेत्र है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। तीसरा है खरपतवार नाशी का उदाहरण है। खरपतवार नाशी का उदाहरण कौन सा है? तो जो 2,4-D है यह आपके एक खरपतवार नाशी का उदाहरण है। चौथा है अक्षय प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण है। अक्षय का मतलब है जो कभी भी नष्ट नहीं हो सकता, जो क्षय नहीं हो सकता। उपसर्ग का मतलब क्या होता है? नहीं, और क्षय का मतलब है नष्ट, कि जो कभी भी नष्ट नहीं होने वाला है। उस प्राकृतिक संसाधन का नाम क्या है? तो उसका आपका नाम हो जाएगा, वो हो जाएगा वायु। क्या हो जाएगा? वायु। पांचवा है कार्बन का लगभग शुद्ध रूप कौन सा है? तो कार्बन का जो सबसे शुद्ध रूप है वो है आपका कोक। छठा है रेशम से रगड़ने पर कांच की छड़ के द्वारा अर्जित आवेश कहलाता है। रेशम की छड़ पर यदि हम कांच की छड़ को रगड़ेंगे तो कांच की छड़ के द्वारा जो अर्जित आवेश होगा वो होगा आपका धनावेश। कौन सा होगा? धनावेश। सातवां है मानव नेत्र की पुतली का साइज किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो परितारिका के द्वारा मानव नेत्र की पुतली का साइज प्रकाश की मात्रा के आधार पर कम ज्यादा यानी छोटा बड़ा किया जाता है। आठवां है प्रकाश के अपने रंगों में विभाजित होने की घटना को क्या कहते हैं? तो प्रकाश का अपने अवयवी रंगों में विभाजित होने की जो घटना है उसे कहते हैं प्रकाश का विक्षेपण। क्या कहते हैं? प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। आगे बात करें अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न। प्रश्न संख्या 9 से 12 और प्रत्येक प्रश्न आपका 2 अंकों का है। तो पहला प्रश्न देखें, प्रोटोजुआ द्वारा होने वाले 2 रोगों के नाम लिखिए। प्रोटोजुआ के द्वारा होने वाले 2 रोगों के नाम लिखने हैं। तो प्रोटोजुआ के द्वारा 2 रोग हो सकते हैं, एक मलेरिया और एक अमीबी पेसिस। एक मलेरिया और एक अमीबी पेसिस। अगला प्रश्न है कि उष्मीय मान को परिभाषित करते हुए इसका मात्रक भी लिखिए। सबसे पहले उष्मीय मान क्या होता है इसकी परिभाषा लिखनी है और फिर इसका मात्रक क्या होता है वो लिखना है। तो देखो, किसी भी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा को उष्मीय मान कहते हैं। समझ लीजिए 1 किलो क्या है? आपका कोयला है। तो 1 किलो कोयले को जलाने से या इसके पूर्ण दहन से जो उष्मा ऊर्जा की मात्रा प्राप्त होगी उसे कहेंगे हम कोयले की उष्मीय ऊर्जा या उसका उष्मीय मान। और इसका मात्रक क्या है? किलो जूल प्रति किलोग्राम, कि 1 किलो से कितने जूल ऊर्जा प्राप्त होती है। तो मात्रक हो जाएगा किलो जूल प्रति किलोग्राम। अगला है तीसरा, निषेचन किसे कहते हैं? क्या प्रश्न है? निषेचन किसे कहते हैं? तो देखो, नर और मादा युग्म को यानी अंडाणु और शुक्राणु के संलयन की जो प्रक्रिया है उसे कहते हैं निषेचन। नर और मादा युग्म को अंडाणु और शुक्राणु के आपस में मिलने की जो परिघटना है उसको कहते हैं निषेचन। और मानव के अंदर निषेचन की घटना कहाँ होती है? तो मादा के अंदर जो अंडवाहिनी होती है, मादा के अंदर अंडवाहिनी यानी फैलोपियन ट्यूब के अंदर निषेचन की क्रिया होती है। निषेचन की क्रिया के परिणाम स्वरूप क्या बनता है? युग्मनज। युग्मनज बाद में क्या होता है? विकसित होकर भ्रूण बनता है और यही भ्रूण आगे जाके शिशु के रूप में बदल जाता है। चौथा प्रश्न है
आवृत्ति को परिभाषित कीजिए और इसका मात्रक लिखिए। तो देखो, प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं और आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज। क्या होता है? आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज। आगे देखो, प्रश्न संख्या 13 से 22, ये आपके लघु उत्तरात्मक प्रश्न है। 13वें प्रश्न में स्तंभ अ का मिलान स्तंभ ब से करना है। तो देखें यहां पर जुकाम और इन्फ्लुएंजा। तो जुकाम और जो इन्फ्लुएंजा है वो किसके कारण होते हैं? तो वो होते हैं विषाणु के कारण। फिर डेंगू के वायरस का वाहक कौन है? मादा एडिज मच्छर। फिर अतिसार और मलेरिया किसकी वजह से होते हैं? प्रोटोजोआ की वजह से। फिर टाइफाइड और टीबी ये किसकी वजह से होते हैं? जीवाणु की वजह से। तो आपको उचित के साथ मिलान करना था। आगे बढ़े, 14वां प्रश्न है, मोमबत्ती की ज्वाला का नामांकित चित्र बनाइए और ईंधन के ऊष्मीयमान को किस मात्रक के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो ये मोमबत्ती की ज्वाला का एक नामांकित चित्र है, जिसमें देखो ये मोमबत्ती है, ये सबसे आंतरिक वाला चित्र है, फिर ये मध्य चित्र है, फिर ये सबसे कम गर्म वाला चित्र ये रहा, फिर ये मध्यम गर्म वाला चित्र, और सबसे जो बाहर वाला चित्र होता है वो सबसे अधिक गर्म चित्र होता है। आगे बात करें कि ईंधन का जो ऊष्मीय मान है उसका जो मात्रक है वो है किलो जूल प्रति किलोग्राम। क्या है? किलो जूल प्रति किलोग्राम, यानी 1 किलोग्राम ईंधन को जलाने पर कितनी किलो जूल ऊर्जा प्राप्त होती है, वही ईंधन का ऊष्मीय मान है। 15वां है, कोष्टक में दिए गए शब्दों में से उचित शब्द का चयन करके आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला देखो है कि जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बहुत बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? तो प्यारे विद्यार्थियों, उसे हम फसल कहते हैं। क्या कहते हैं? फसल। दूसरा है, खाली जगह एक कार्बनिक अथवा जैविक पदार्थ है जो कि पौधों या जंतु अपशिष्टों से प्राप्त होती है। तो जो आपका खाद है, खाद एक कार्बनिक पदार्थ है जो पौधों और जंतुओं के अपशिष्टों से प्राप्त होती है अथवा बनती है। तीसरा है, निश्चित अंतराल पर खेतों के अंदर जल देना क्या कहलाता है? सिंचाई कहलाता है। क्या कहलाता है? सिंचाई। चौथा है, फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी की क्या होती है? मिट्टी की तैयारी होती है। फसल उगाने से पहले सबसे पहला चरण होता है मिट्टी की तैयारी करना, यानी मिट्टी को तैयार करना। आगे बढ़े, प्रश्न संख्या 16, निम्न प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। पहला है, गले के सामने की ओर सुस्पष्ट उभरे हुए भाग के रूप में दिखाई देता है, उसे क्या कहते हैं? अब सबको पता है, उसे कहते हैं कंठमणि या लैरिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कंठमणि या लैरिक्स, या कहते हैं स्वर यंत्र। दूसरा, यौवनारंभ के साथ वर्षण किस हार्मोन का स्त्रावण प्रारंभ कर देता है? कौन से हार्मोन का? तो टेस्टोस्टेरोन को। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण यौवनारंभ में प्रारंभ हो जाता है। थायराइड ग्रंथि से स्रावित हार्मोन थायरोक्सिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो थायरोक्सिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो वो होता है आपका घेंगा रोग, या जिसे हम गलगंड रोग के नाम से भी जानते हैं। कौन सा रोग है? घेंगा रोग, या जिसे हम गलगंड रोग अथवा गोइटर रोग भी कहते हैं। मेंढक के लार्वा से वयस्क बनने का परिवर्तन क्या कहलाता है? तो उसे क्या कहते हैं? कायांतरण। क्या कहलाते हैं? उसे कहते हैं कायांतरण। ठीक, तो पहले का उत्तर था कंठमणि, दूसरे का टेस्टोस्टेरोन, तीसरे का घेंगा रोग, और चौथे का हो जाएगा आपका कायांतरण। 17वां है, निम्नलिखित कथनों के आगे सत्य और असत्य लिखिए। देखो, पहला कथन है, किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के, अभिकर्षण अथवा खींचाव को ही हम बल कहते हैं। बिल्कुल सही बात है, तो यह कथन सत्य है। दूसरा, दो वस्तुओं के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण उनके बीच बल लगता है। ये बात भी बिल्कुल सही है। तीसरा, यदि किसी वस्तु पर दो बल विपरीत दिशा में कार्य करते हैं तो इस पर लगने वाला कुल बल दोनों बलों के अंतर के बराबर होता है। ये बात भी सही है। चौथा, बल द्वारा किसी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन नहीं लाया जा सकता। देखो, लाया जा सकता है, लेकिन यहां पर लिखा हुआ है नहीं, तो यह कथन कैसा है? गलत है।
तो बाकी 3 कथन सही है और चौथा आपका गलत हो जाएगा। 18वां है, संक्षेप में उत्तर दीजिए। वनस्पति जात और प्राणी जात। तो वनस्पति जात का मतलब क्या है? किसी क्षेत्र या विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले सभी पेड़ पौधे उस क्षेत्र के वनस्पति जात कहलाते हैं। किसी विशेष क्षेत्र के अंदर पाए जाने वाले समस्त पेड़ पौधे उस क्षेत्र के क्या कहलाते हैं? वनस्पति जात कहलाते हैं। तो बात करें प्राणी जात की, तो किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले सभी जीव जंतु उस क्षेत्र के क्या कहलाते हैं? प्राणी जात कहलाते हैं। किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले समस्त जीव जंतु उस क्षेत्र के क्या कहलाते हैं? प्राणी जात कहलाते हैं। आगे हैं वन्य जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र को परिभाषित करना है। सबसे पहले बात करें वन्य जीव अभ्यारण्य की। एक ऐसा क्षेत्र जहां वन्य जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में ही संरक्षित किया जाता है। यहाँ शिकार करना और पेड़ों को काटना क्या होता है? प्रतिबंधित होता है। फिर बात करें राष्ट्रीय उद्यान की, तो यह एक बड़ा संरक्षित क्षेत्र होता है जहां वन्य जीवों के साथ साथ ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के स्थलों को भी क्या किया जाता है? संरक्षित किया जाता है और मानवीय गतिविधियों पर बिल्कुल सख्त प्रतिबंध होते हैं। फिर जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, तो यह एक विशाल संरक्षित क्षेत्र होता है जहां वन्य जीवों, पौधों और सूक्ष्म जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित किया जाता है। यहाँ स्थानीय समुदायों को भी रहने और अपनी पारंपरिक गतिविधियों को जारी रखने की अनुमति होती है और स्थानीय समुदायों की मदद से जीव जंतु, पेड़ पौधे और सूक्ष्म जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में ही बचाने की भरपूर कोशिश की जाती है। यह था प्रश्न संख्या 18। बात करें प्रश्न संख्या 19 की, कि जो खिलाड़ी होते हैं वो किलदार जूते स्पाइक्स क्यों पहनते हैं? व्याख्या कीजिए। तो जो खिलाड़ी होते हैं खेल खेलने वाले, वो किलदार जूते इसलिए पहनते हैं ताकि जमीन के साथ उनकी पकड़ क्या हो? मजबूत हो जाए। किलदार जूते जमीन में धंस जाते हैं जिससे खिलाड़ी को दौड़ते या चलते समय बेहतर स्थिरता मिलती है और उन्हें ये जो किले होती हैं जूते के अंदर, ये उन्हें फिसलने से रोकती है। साथ ही साथ उन्हें तेजी से चलने या दिशा बदलने में भी मदद करते हैं। और दूसरा कारण होता है घर्षण बल को बढ़ाने के लिए। कीलदार जूते जमीन के साथ घर्षण बल को बढ़ा देते हैं जिससे खिलाड़ियों को दौड़ते समय बेहतर पकड़ मिलती है और वह तेजी से आगे बढ़ जाते हैं और गिरने की संभावना या फिसलने की संभावना कम हो जाती है। 20वां है सर्व्य और असर्व्य ध्वनियों में आपको अंतर बताना है। तो देखो, सर्व्य ध्वनियां वे ध्वनियां जिन्हें हम सुन सकते हैं, सर्व्य ध्वनियां कहलाती है। हमारे जो मानव कान है वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्तियों वाली ध्वनियों को आसानी से सुन सकते हैं। तो बात करें असर्व्य ध्वनियां, वे ध्वनियां जिन्हें हम नहीं सुन सकते, असर्व्य ध्वनियां कहलाती है। इनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम या 20,000 हर्ट्ज से क्या होती है? अधिक होती है, तो उन्हें हम कहेंगे असर्व्य ध्वनियां। 21वां है आवेशित गुब्बारा दूसरे आवेशित गुब्बारे को प्रतिकर्षित करता है, जबकि अनावेशित गुब्बारा आवेशित गुब्बारे के द्वारा आकर्षित किया जाता है। व्याख्या करो। क्या बोल रहा है कि एक आवेशित गुब्बारा दूसरे आवेशित गुब्बारे को क्या करता है? प्रतिकर्षित, जबकि एक अनावेशित गुब्बारा दूसरे आवेशित गुब्बारे को अपनी तरफ आकर्षित करता है। यह आपको समझाना है। तो हमें पता है कि जो समान आवेश होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि जो विपरीत आवेश होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जब दो आवेशित गुब्बारे समान आवेश वाले होते हैं तो वे एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित। लेकिन जब एक आवेशित गुब्बारा और दूसरा अनावेशित गुब्बारा, उन दोनों को जब आस पास में लाया जाता है तो आवेशित गुब्बारा अनावेशित गुब्बारे में विपरीत आवेश को क्या करता है? प्रेरित करता है और इस विपरीत आवेश की वजह से अनावेशित गुब्बारा आवेशित गुब्बारे के द्वारा क्या होता है? आकर्षित होता है। जब दो आवेश समान हो, जैसे दोनों धनात्मक है अथवा दोनों ऋणात्मक है, तो क्या होगा? इनके बीच में प्रतिकर्षण होगा। ठीक है, दोनों एक दूसरे से दूर हटेंगे। लेकिन यदि एक प्लस है और एक माइनस है तो दोनों क्या होंगे? दोनों एक दूसरे की तरफ आकर्षित होंगे। आगे बात करें, ये प्रश्न था 21। आगे बात करें 22 की, कि आपका कैलाइडोस्कोप की रचना का वर्णन, कैलाइडोस्कोप की रचना का वर्णन करना है। तो कैलाइडोस्कोप एक ऐसा उपकरण होता है जो परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। किसके सिद्धांत पर? परावर्तन के सिद्धांत पर। इसमें 3 आयताकार दर्पणों को एक प्रिज्म के आकार में जोड़ा जाता है।
प्रिज्म के आकार में कुछ इस आकार में जोड़ा जाता है। इन दर्पणों को एक बेलनाकार ट्यूब के अंदर रखा जाता है और ट्यूब के एक सिरे पर रंगीन कांच के टुकड़े रखे जाते हैं और दूसरे सिरे पर एक देखने वाला क्या होता है, छिद्र होता है। जब ट्यूब को घुमाया जाता है तो दर्पणों में कांच के टुकड़ों के क्या बनते हैं, प्रतिबिंब, जिससे सुंदर और बदलते हुए पैटर्न दिखाई देते हैं। ये होता है आपका कैलाइडोस्कोप और इसका उपयोग बहुरूपदर्शी के अंदर किया जाता है, जहां एक ही वस्तु के अलग अलग रूप देखने को मिलते हैं। आगे बात करूं निबंधात्मक प्रश्न, सीएनजी और एलपीजी का ईंधन के रूप में उपयोग करने के फायदे क्या हैं? तो देखो, ईंधन के रूप में सीएनजी मतलब संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी, और एलपीजी की फुल फॉर्म लिक्विड पेट्रोलियम गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस। इनके यूज करने के फायदे क्या हैं? पहला, इन्हें सीधे ही जलाया जा सकता है। दूसरा, इन्हें पाइपलाइनों के माध्यम से आसानी से ले जाया जा सकता है। तीसरा, ये स्वच्छ ईंधन है और जलाने पर प्रदूषण नहीं फैलते हैं, जलाने पर प्रदूषण नहीं फैलाते हैं। चौथी, ये जलने पर बहुत बड़ी मात्रा में ऊष्मा ऊर्जा प्रदान करते हैं। इनका ऊष्मीय मान उच्च होता है और ये आसानी से उपलब्ध है। ये सारे फायदे हैं सीएनजी और एलपीजी के, और साथ ही साथ इनकी कीमत भी क्या है, बाकी ईंधन की तुलना में कम है। इसी का ब है, वनोन्मूलन के परिणाम लिखिए। क्या लिखने हैं? वनोन्मूलन के परिणाम, यानी धीरे धीरे वन नष्ट हो रहे हैं, इसके क्या परिणाम हमें देखने को मिल सकते हैं। तो वनोन्मूलन से पृथ्वी पर ताप और प्रदूषण में क्या होती है, वृद्धि। इससे भूमि का जल स्तर गिरता है। इससे वर्षा और भूमि की उर्वरता में कमी आती है। बाढ़ और अकाल जैसी प्राकृतिक आपदाओं की संभावना बढ़ जाती है। वनोन्मूलन से ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ जाता है। मृदा की प्रकृति प्रभावित होती है। साथ ही साथ मृदा का अपरदन बढ़ता है, जिससे भूमि क्या हो जाती है, धीरे धीरे भूमि बंजर बन जाती है। ये सारे नुकसान है वनोन्मूलन के। इसी का दूसरा है, गर्भस्थ शिशु में लिंग निर्धारण को सचित्र समझाइए। तो सभी मनुष्यों की कोशिकाओं के केंद्रक में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। इनमें से 2 गुणसूत्र यानी एक जोड़ी क्या होते हैं, लिंग गुणसूत्र होते हैं, जिन्हें हम एक्स और वाई कहते हैं। स्त्री में दोनों एक्स गुणसूत्र होते हैं, जबकि पुरुष में एक एक्स होता है और एक क्या होता है, वाई होता है। युग्मक यानी अंडाणु और शुक्राणु में गुणसूत्रों का एक जोड़ा होता है। जब एक्स गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है तो युग्मनज में दोनों एक्स गुणसूत्र होंगे और मादा शिशु में विकसित होगा। वही यदि अंडाणु को निषेचित करने वाले शुक्राणु में वाई गुणसूत्र है तो युग्मनज नर शिशु के अंदर विकसित होगा। देखो, यहां पर आप चित्र भी बना सकते हैं। जैसे ये नर है और ये मादा है। नर के अंदर 2 युग्मक होंगे, एक एक्स और एक वाई। नर के मादा के अंदर दोनों युग्मक क्या होंगे, एक्स एक्स। तो यदि एक्स एक्स का मिलन होता है, ऐसे कुछ आप बना लेंगे, तो यहां पर देखो ये भी क्या हो जाएगा, एक्स एक्स। ये क्या होगा, वाई एक्स, और ये क्या होगा, वाई एक्स। तो जब एक्स एक्स दोनों गुणसूत्र समान होते हैं तो उत्पन्न होने वाली संतान क्या होती है, मादा। और जब एक गुणसूत्र एक्स होता है और एक वाई होता है तो उत्पन्न होने वाली संतान क्या होती है, नर होती है। ये आप डायग्राम बनवा सकते हैं। आगे बात करें इसके अथवा वाले प्रश्न की, पेट्रोलियम के परिष्करण को समझाइए और पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों और उनके उपयोग को क्या करना है, सारणीबद्ध करना है। देखो, पेट्रोलियम के संघटक क्या है। सबसे पहले बात करें एलपीजी, तो इसका उपयोग है घरों और उद्योगों में ईंधन के रूप में। पेट्रोल तो मोटर ईंधन, वैमानिक ईंधन, शुष्क धुलाई के लिए विलायक, स्टोव, लैंप, जेट वायुयान आदि के लिए ईंधन के रूप में। ठीक है। इसी तरह मिट्टी का तेल, तो इसका उपयोग भी ईंधन के रूप में किया जाएगा। फिर डीजल, तो भारी मोटर वाहनों और विद्युत जनित्रों के लिए ईंधन के रूप में। फिर स्नेहक तेल स्नेहन के रूप में। पैराफिन मोम, मरहम, मोमबत्ती, वैसलीन आदि को बनाने में ये महत्वपूर्ण है। और बिटुमन, पेंट और सड़क निर्माण में बिटुमन का उपयोग किया जाता है। आगे भारतीय विशाल गिलहरी का नाम लिखिए और बाघ परियोजना का उद्देश्य। तो भारतीय विशाल गिलहरी का नाम है विशन। फिर बात करें बाघ परियोजना का उद्देश्य क्या है, तो बाघ परियोजना का मुख्य उद्देश्य भारत में बाघों की घटती हुई आबादी को संरक्षित करना और उनके प्राकृतिक आवासों को बचाना है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य महत्वपूर्ण उद्देश्य, बाघों की संख्या में ज्यादा से ज्यादा वृद्धि करना, शिकार को रोकना, प्राकृतिक आवासों को सुरक्षित रखना, बाघों के बारे में जागरूकता फैलाना
और बाघों के पारिस्थितिकी महत्व को समझना। ये सारे ही उद्देश्य है बाघ परियोजनाओं के। आगे दूसरा है अथवा में ऋतुस्राव क्या है? मनुष्य के शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियों को प्रदर्शित करते हुए नामांकित चित्र बनाओ। तो ऋतुस्राव क्या है? यदि अंडाणु का निषेचन नहीं हो पाता तब उस स्थिति में अंडाणु तथा गर्भाशय का मोटा स्तर उसकी रुधिर वाहिकाओं सहित निस्तारित हो जाता है। इससे स्त्रियों में क्या होता है? रक्तस्राव। उसे क्या कहते हैं? ऋतुस्राव। ऋतुस्राव लगभग 28 से 30 दिन में एक बार होता है। पहला ऋतुस्राव यौवनारंभ में होता है जिसे रजो दर्शन कहते हैं। लगभग 45 से 50 वर्ष की आयु में ऋतुस्राव होना बंद हो जाता है, रुक जाता है, जिसे रजोनिवर्ती कहते हैं। फिर बात करें अंतःस्रावी तंत्र की, तो देखो ये हाइपोथैलेमस ग्रंथि है, ये पीनियल ग्रंथि है, फिर ये पीयूष ग्रंथि है, ये थायराइड और पैराथायराइड है, फिर ये अग्नाशय ग्रंथि है, ये अधिवक्र ग्रंथि है, नर के अंदर ये वृषण ग्रंथि है और मादा में कौन सी होगी? अंडाशय ग्रंथि। ये सारी ही अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। 24वां है मानव में नर जननांग का नामांकित चित्र बनाओ और परख नली शिशु पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। तो ये नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र है जिसमें देखो वर्षण कोश, वर्षण, शुक्रवाहिनी, सीसन, मूत्र मार्ग, प्रोस्टेट ग्रंथि, मूत्राशय, शुक्राशय और मूत्र नलिका ये प्रमुख भाग है। फिर बात करें परख नली शिशु की, टेस्ट ट्यूब बेबी, तो कुछ स्त्रियों में अंडाणु उत्पन्न नहीं होते अथवा भ्रूण गर्भाशय में स्थापित नहीं हो पाता। पुरुष के वीर्य में शुक्राणु कम होने के कारणों से संतान नहीं हो पाती। तो जनन प्रौद्योगिकी की सहायता से स्त्रियों अथवा दाता के अंडाणुओं का निषेचन उसके पति या दाता के शुक्राणुओं की सहायता से प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से करवाकर निषेचित युग्मनज या 8 कोशिकीय भ्रूण को फैलोपियन नलिकाओं में अथवा 32 कोशिकीय भ्रूण को गर्भाशय में रोपित कर दिया जाता है। गर्भावधि पूर्ण होने पर स्त्री सामान्य रूप से शिशु को जन्म देती है और इस शिशु को कहते हैं परकनली शिशु। क्या कहते हैं? परकनली शिशु, यानी कि निषेचन की क्रिया को कृत्रिम रूप से संपादित करवा के शिशु को क्या करना? शिशु को निर्मित करवाना। 24 का बी है कैरम बोर्ड पर पाउडर क्यों छिड़का जाता है? तो कैरम सिक्कों और कैरम बोर्ड के बीच घर्षण को कम करने के लिए पाउडर को, यानी स्ट्राइकर अथवा जिसे हम कैरम सिक्के कहते हैं, उनके बीच और कैरम बोर्ड के बीच में घर्षण को कम करने के लिए कैरम बोर्ड पर क्या किया जाता है? पाउडर छिड़का जाता है। पाउडर बोर्ड के पृष्ठ को चिकना कर देता है और इस प्रकार स्ट्राइकर और सिक्के उस पर आसानी से गति कर सकते हैं। अगला है पार्श्व परावर्तन की घटना को समझाइए। तो देखो जब किसी समतल दर्पण में किसी बिंब का प्रतिबिंब देखा जाता है तो बिंब का बायां भाग प्रतिबिंब का दायां भाग और बिंब का दायां भाग प्रतिबिंब का बायां भाग बन जाता है। अर्थात बिंब और प्रतिबिंब के पार्श्व आपस में क्या हो जाते हैं? उलट जाते हैं। तो समतल दर्पण में दिखाई देने वाले इस परावर्तन को कहते हैं पार्श्व परावर्तन। अथवा में है अगला प्रश्न, मानव में मादा जननांग का नामांकित चित्र बनाओ और अलैंगिक जनन की 2 विधियों का सचित्र वर्णन करो। तो ये आपके मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र है जिसमें देखो योनि, ग्रीवा, गर्भाशय, अंडाशय, अंडाणु, फंडस, अंडवाहिनी, गर्भाशय गुहा और गर्भाशय अंतःस्तर, ये सब भाग है मादा जनन तंत्र के। फिर बात करें अलैंगिक जनन की 2 विधियों की, तो अलैंगिक जनन में नर और मादा की आवश्यकता नहीं होती, इसमें जीव स्वयं अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। 2 विधियां, पहली है मुकुलन, पूर्ण विकसित पौधे के शरीर पर एक उभार की तरह की संरचना बन जाती है जिसे मुकुल कहते हैं। शरीर की कोशिका में से केंद्रक 2 भागों में विभाजित हो जाता है और इनमें से एक केंद्रक मुकुल में आ जाता है। मुकुल पेतरक जीव के शरीर से फिर धीरे धीरे पृथक हो जाता है और वृद्धि करके पूर्ण विकसित जीव बन जाता है। देखो यहाँ पर ये यीस्ट के अंदर मुकुलन द्वारा जनन दिया हुआ है। दूसरी विधि है वो है आपकी खंडन। तो जलीय पादप शैवाल में खंडन विधि के द्वारा गुणन होता है। शैवाल 2 या 2 से अधिक खंडों में क्या हो जाते हैं? विखंडित, और प्रत्येक खंड नए जीवन के रूप में वृद्धि करने लगता है और यह प्रक्रम निरंतर चलता रहता है। ये थी आपकी खंडन विधि। आगे वह प्रश्न है कि घर्षण हानिकारक परंतु अनिवार्य क्यों है, स्पष्ट करो। तो सबसे पहले घर्षण उपयोगी क्यों है? यदि पेंसिल और कागज के बीच घर्षण न हो तो लिखना संभव नहीं होगा। घर्षण के कारण ही हम पृथ्वी पर चल पाने में समर्थ हैं। घर्षण के बिना माचिस का जलना असंभव होता। यदि वाहनों के ब्रेक और पहिए के बीच में घर्षण न होता तो ब्रेक कभी भी काम नहीं करते। साथ ही साथ घर्षण हानिकारक भी है।
क्योंकि घर्षण के कारण वस्तुएं धीरे धीरे घिस जाती है, जैसे पेच, बॉल बेयरिंग, जूतों के सोल, ये सब, तो ये नुकसान भी है। अगला है दूसरा, विक्षेपण किसे कहते हैं और मानव नेत्र का सचित्र वर्णन। तो प्रकाश का अपने अवयवी वर्गों में या अपने अवयवी वर्णों में विभाजित हो जाने की घटना को वर्ण विक्षेपित कहते हैं। यानी प्रकाश का अपने अवयवी रंगों के अंदर विभक्त हो जाने की जो घटना है उसे कहते हैं वर्ण विक्षेपण। फिर बात करें मानव नेत्र की और उसके सचित्र वर्णन की। तो नेत्र मनुष्य के शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है जिसकी सहायता से हम सभी वस्तुओं को देख पाते हैं। मानव की आंख एक फोटोग्राफिक कैमरे की भांति काम करती है। और मानव नेत्र के भाग कौन कौन से हैं? ये मानव नेत्र का एक नामांकित चित्र है, आपकी पुस्तक में भी दिया हुआ है। बात करें इसके भागों की, सबसे पहला है दृढ़ पटल। तो मानव नेत्र एक खोखले गोले के समान है। यह बाहर से एक दृढ़ और पारदर्शी श्वेत परत से ढका होता है। इस परत को कहते हैं दृढ़ पटल या श्वेत पटल। इससे नेत्र के भीतरी भागों की क्या होती है? सुरक्षा होती है। फिर बात करें रक्तक पटल की, तो दृढ़ पटल के भीतरी पृष्ठ पर एक काले रंग की झिल्ली लगी होती है जिसे कहते हैं रक्त पटल। यह आपतित प्रकाश का अवशोषण करती है और रेटिना को पोषण प्रदान करती है। अगला भाग है कॉर्निया। तो नेत्र के सामने श्वेत पटेल के मध्य थोड़ा उभरा हुआ भाग पारदर्शी होता है और प्रकाश की जो किरणें हैं वो इसी कॉर्निया वाले भाग से अपवर्तित होकर नेत्र में प्रवेश करती है। फिर बात करें परितारिका की, तो कॉर्निया के पीछे एक रंगीन और अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है जिसके बीच में छिद्र होता है और इसका रंग अधिकांश कैसा होता है? काला होता है। फिर पुतली, तो परितारिका के बीच में छिद्र को पुतली कहते हैं। परितारिका की मांसपेशियों के संकुचन और विस्तारण से आवश्यकता अनुसार इसका आकार कम और ज्यादा होता रहता है। फिर नेत्र लेंस, तो पुतली के ठीक पीछे पारदर्शी उत्तक का बना उत्तल लेंस होता है जिसे नेत्र लेंस कहते हैं। इसके पिछले भाग को वक्रता त्रिज्या इसके पिछले भाग की जो वक्रता त्रिज्या है वो अगले भाग की अपेक्षा अधिक होती है। इसका माध्य अपवर्तनांक लगभग 1.4 होता है। नेत्र लेंस मांसपेशियों के बीच में टिका रहता है जिन्हें पक्षमाभी पेशियां कहा जाता है। फिर जलीय द्रव, तो कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच में एक पतला द्रव भरा होता है। यह कॉर्निया और अन्य भागों को पोषण प्रदान करता है। इस द्रव का अपवर्तनांक 1.336 होता है। फिर काचाप द्रव, तो नेत्र लेंस और रेटिना के बीच में एक पारदर्शक गाढ़ा द्रव होता है। फिर दृष्टि पटल, तो रक्त पटल के नीचे एक पारदर्शक झिल्ली होती है जिसे रेटिना अथवा दृष्टि पटल कहते हैं। वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें कॉर्निया और नेत्र लेंस से अपवर्तित होकर रेटिना के ऊपर क्या होती है? फोकसित होती है। रेटिना में अनेक प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती है जो प्रकाश ऊर्जा मिलते ही सक्रिय हो जाती है और विद्युत सिग्नल को उत्पन्न करती है। फिर पीत बिंदु और अंध बिंदु, तो रेटिना के मध्य एक पीला भाग होता है उसे पीत बिंदु कहते हैं और इसकी सुग्राहिता सबसे अधिक होती है। जिस स्थान पर प्रकाश की सुग्राहिता शून्य होती है उसे अंध बिंदु कहा जाता है। तो ये सारे ही भाग है मानव नेत्र के। आगे 25वां, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव को सचित्र समझाइए। तो देखिए विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव क्या होता है। तो किसी चालक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर वह अपने अवयवों में विभाजित हो जाता है। यह विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव है। अर्थात किसी भी चालक विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर रासायनिक क्या होती है? अभिक्रिया होती है जिसके फलस्वरूप इलेक्ट्रोडों पर निक्षेप दिखाई देते हैं और ये क्रियाएं उपयोग किए जाने वाले विलयन और इलेक्ट्रोड पर निर्भर करती है। फिर बात करें विद्युत लेपन क्रिया की, तो विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु की निक्षेपित करने की जो प्रक्रिया है वो होती है विद्युत लेपन। प्रयोग की बात करूं, किसी स्वच्छ अथवा सूखे बीकर में कॉपर सल्फेट का विलयन लेते हैं और इसे लगभग 10 सेंटीमीटर गुणा 4 सेंटीमीटर आकार के प्लेटों को रेगमाल से साफ करते हैं। फिर पानी से धोकर सुखाते हैं। अब तांबे की प्लेटों को एक बैटरी के टर्मिनलों से संयोजित करके कॉपर सल्फेट के विलयन से भरे बीकर में डुबोते हैं। उसके बाद परिपथ में लगभग 15 मिनट तक विद्युत धारा प्रवाहित होने देते हैं। अब प्लेटों को विलयन से बाहर निकाल कर ध्यानपूर्वक देखते हैं तो ऋण टर्मिनल से जुड़ी प्लेट पर तांबे की पतली परत चढ़ी हुई दिखाई देती है। जब कॉपर सल्फेट विलयन को जल में डुबोया जाता है तो यह कॉपर धनायन पर और ऋण आयन पर सल्फेट वियोजित होता है। स्वतंत्र कॉपर धनायन बैटरी के ऋण टर्मिनल से संयोजित इलेक्ट्रोड की ओर आकर्षित होता है तथा उस पर जमा हो जाता है। बैटरी के धन टर्मिनल से जुड़ी तांबे की प्लेट से समान मात्रा का कॉपर धनायन विलयन में घुल जाता है और यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है।
तो ये चित्र दिया हुआ है ना, विद्युत लेपन का। आगे, द्रव बर्तन की दीवारों पर दाब डालता है, सचित्र समझाइए। तो एक टीन को लेकर उसकी दीवार पर भिन्न भिन्न ऊंचाई पर हम क्या करते हैं, 3 पतले पतले छिद्र कर देते हैं, फिर उसे स्टॉप कॉर्क से बंद कर देते हैं। उस टीन में पानी भर लेते हैं, तीनों छिद्रों को फिर एक साथ खोल देते हैं। हम पाते हैं कि जल भिन्न भिन्न दूरियों पर जाकर गिरता है, नीचे के छिद्र से पानी अधिक दूरी पर जाता है। तो इस चित्र से ये पता चलता है कि जो आपका क्या है, द्रव है, वो उस बर्तन की दीवारों पर दबाव डालता है। अथवा में है, क्रोमियम धातु का विद्युत लेपन प्रक्रिया द्वारा अनेक वस्तुओं पर लेपन किया जाता है, प्रमुख उदाहरण दो। देखो विद्युत लेपन के उपयोग क्या है। तो विद्युत लेपन की प्रक्रिया के द्वारा सस्ती धातु की वस्तुओं पर सोने या चांदी जैसी बहुमूल्य धातु की पतली परत चढ़ाकर क्या बनाए जाते हैं, आभूषण। फिर विद्युत लेपन की प्रक्रिया का उपयोग धातु अयस्क से शुद्ध धातु को प्राप्त करने में भी किया जाता है। फिर पुलों और स्वचालित वाहनों के लोहे पर जिंक की पतली परत चढ़ाई जाती है ताकि उन पर जंग न लगे। ये सब क्या है, विद्युत लेपन के उदाहरण हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह आज की इस क्लास के अंदर हमने कक्षा 8 विज्ञान विषय के बोर्ड परीक्षा पेपर 2025 को डिस्कस किया है। ये सारे ही प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, अतः आप इन सभी प्रश्नों को अच्छे से घोल कर पी जाइए। उम्मीद करता हूं आपकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी बहुत ही बेहतरीन हो जाएगी। तो यदि आपको मेरी क्लास और ये मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत।